गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सोशल साइंस का ज्योग्राफी सेक्शन के चैप्टर 2 भूमि, मृदा, जल, वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, हम लोग कुछ याद रखने जो नए शब्द हैं, सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि भूमि उपयोग। भूमि को विभिन्न कार्यों जैसे कि कृषि, गृह निर्माण, खनन यानी खान, ठीक है, जैसे बड़े बड़े खदान होते हैं, कोयला खान होते हैं, आयरन का ये खान होते हैं, उसी तरह जितने भी तरह का मिनरल्स होते हैं सभी का खान होते हैं, वो खनन होता है या उद्योग स्थापित करने आदि के लिए उपयोग में लाना क्या कहलाता है? भूमि उपयोग कहलाता है। तो भूमि उपयोग का एक एग्जाम्पल स्वरूप दिया हुआ है। देखो, कृषि कार्य के लिए, गृह निर्माण के लिए जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन कहते हैं, खनन के लिए माइनिंग जिसको हम लोग कहते हैं, खान, और उद्योग धंधे, ठीक है। इतना सारे आदि को स्थापित करने के लिए जो उपयोग में लाते हैं जमीन को, उससे हम लोग क्या कहते हैं? भूमि उपयोग कहते हैं। अब देखो, भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण में देखो क्या है, योजनाबद्ध तरीके से भूमि का उपयोग करना ही भूमि संरक्षण कहलाते। कोई भी जमीन को हम लोग किस तरह से उपयोग करते हैं और उपयोग करने के बाद उसको एक तौर तरीका से, यानी एक सिस्टम के मतलब प्रोसेस से यदि हम लोग कोई भी काम को करते हैं या उपयोग करते हैं उस भूमि का, ताकि भूमि बर्बाद ना हो। बर्बाद बोलने का मतलब, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी ऐसे जगह होते हैं जिसका यदि भूमि का सही मूल्यांकन किए बिना यदि उसमें हम लोग कोई भी चीज़, चाहे इंडस्ट्री लगाते हैं चाहे घर बनाते हैं, तो ज़मीन बेकार साइड में बच जाता है, जो वो भूमि हम लोग का कुछ काम का नहीं आता है। लेकिन यदि उसी को हम लोग इंजीनियर या तो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, मान ले कि कहीं पर हम लोग घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो उस दौरान यदि आर्किटेक्चर के माध्यम से करते हैं, इंजीनियर के माध्यम से करते हैं, तो कम ही ज़मीन में हम लोग अच्छे से अच्छे ढंग से उसका उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या करते हैं, हम लोग भूमि को संरक्षण कर सकते हैं। तो भूमि संरक्षण, तो कोई भी योजनाबद्ध तरीका से भूमि का यदि हम लोग प्लानिंग के साथ उपयोग करते हैं तो ही मेरा भूमि संरक्षण कहलाता है। अब देखो, मृदा परिच्छेदिका। मृदा की कोई परत सहित सतह से जनक सेल तक मृदा की अनुलंब काट, ठीक है। तो मृदा के जो विभिन्न परत होते हैं, ठीक है, मिट्टी के जो अलग अलग लेयर होते हैं, सतह से जो उसका जनक सेल मतलब उसका जो मेन सेल के साथ जो मृदा का अनुलंब कटिंग होता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि मृदा का कटाव किस तरह से होता है, जैसे कभी हवा से होता है, पानी से होता है, फिर डाउन क्षेत्र में रहता है जहाँ घास नहीं रहता है, तो उसमें से मृदा का जो बेसिक सेल होते हैं, चट्टान, उससे उसका कट होना वो मृदा परिच्छेदिका कहलाता है, जिसके बारे में डिटेल से हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखो, मृदा अपरदन। पवन, वर्षा आदि प्राकृतिक कारकों के कारण मृदा का ऊपरी परत बह जाना, ये मृदा अपरदन, यानी मृदा के ऊपरी परत का किसी भी प्राकृतिक कारणों से बह जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। कोई भी प्राकृतिक कारण से मिट्टी का ऊपरी परत बह जाना, चाहे वो हवा हो, वायु मतलब जल हो, या अन्य कोई प्राकृतिक कारण से मिट्टी का ऊपरी परत का कटाव होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। और उससे पहले तो हम लोग मृदा परिच्छेदिका पढ़ ही चुके। मृदा की बहुत सारे परत सहित उसके जनक सेल तक मृदा का अनुलंबन काट को ही उस मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपक्षयन, चट्टानों, निशैलों का सूर्य ताप, वर्षा, हवा के प्रभाव, छोटे छोटे खंडों में टूट जाना, अपघटित होना कहलाता है। चट्टानों, जैसे जिसको हम लोग सेल कहते हैं, का सूर्य ताप, वर्षा और हवा के प्रभाव से छोटे छोटे खंडों में टूट जाना, अपघटित होना, ये सब अपक्षयन कहलाता है, ठीक है। किसी भी कारण, यानी चाहे वो ताप के कारण हो, वर्षा के कारण हो, या हवा के कारण सेलों का छोटे छोटे खंड में टूट जाना अपक्षयन कहलाता है। कोई भी प्राकृतिक कारण से यदि सेल टूट जाते हैं तो उसे हम लोग अपक्षयन कहते हैं। जैसे प्राकृतिक कारण में होता है, एक ताप होता है, वर्षा होता है, हवा होता है। अब देखो, सम उच्च रेखीय जुताई, ठीक है।
सम उच्च रेखीय जुताई के अंतर्गत क्या आते हैं? पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर की गई जुताई को, ठीक है। तो जो पहाड़ी ढाल वाले इलाका होते हैं वहाँ समोच्च रेखा के समांतर की गई जुताई को हम लोग समोच्च रेखीय जुताई कहते हैं, जिसके बारे में चैप्टर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रक्षक मेखलाएं। मरुस्थल में पवन गति रोकने के लिए लगाए गए ब्रिज की कतार को रक्षक मेखला कहा जाता है। तो मरुस्थल में जो कंटिन्यू हवा बहता है और उसमें जो हवा बहता है तो उसमें बहुत सारे धूल मिट्टी को एक साथ लेके जाते हैं, तो उस धूल मिट्टी को रोकने के लिए, ठीक है, यानी पवन की गति को, जो स्पीड, जो पवन की गति होती है, हवा की गति होती है, उसको रोकने के लिए ब्रिज के कतार के रूप में लगाया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रक्षक मेखलाएं कहते हैं। अब देखो सीढ़ीदार खेती। पहाड़ों के ढलानों को सीढ़ीनुमा काटकर, ठीक है, जैसे पहाड़ी इलाका में ये जो सीढ़ीदार खेती हो प्राय पहाड़ी इलाका में होती है, और पहाड़ी के ढलानों को सीढ़ीनुमा काटकर, तो पहाड़ का जो ढलान होता है उसको सीढ़ीनुमा काटकर प्राप्त सपाट सतह में कृषि कार्य करना ही सीढ़ीनुमा खेती कहलाता है। वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन का बहुत तरह का तरीका है, लेकिन यहाँ पर विशेषकर देखो, इमारतों की छतों पर पाइप द्वारा वर्षा जल का भंडारण करके ने की प्रक्रिया, ताकि वर्षा जल का भविष्य में प्रयोग किया जा सके, ठीक है। वर्षा जल संचयन, जिसको हम लोग रेन हार्वेस्टिंग तुम लोग सुने होंगे, ठीक है, जो बड़े बड़े छतों में टंकी बनाया जाता है और वहाँ पर या तो नीचे का पानी को पाइप से संरक्षित किया जाता है या वर्षा के जल को डायरेक्ट वहाँ पर जो रखा जाता है, उसे हम लोग रेन हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संचयन कहते हैं। तो छतों की इमारतों में पाइप द्वारा वर्षा जल का भंडारण करने की प्रक्रिया, ताकि वर्षा जल का भविष्य में प्रयोग किया जा सके, वही वर्षा जल संचयन यानी रेन हार्वेस्टिंग कहलाता है, जिसके बारे में हम लोग साइंस में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो परितंत्र। परितंत्र जीवित रहने के लिए भौतिक पर्यावरण के साथ साथ अन्य क्रियाओं के साथ साथ सभी जीवों एक दूसरे पर निर्भर रहना या अंतर संबंधन क्या कहलाते हैं? परितंत्र कहलाते हैं। जीवित रहने के लिए हम लोग क्या, भौतिक पर्यावरण में विभिन्न जंतुओं के साथ एक दूसरे का जो पारस्परिक संबंध होता है वो परितंत्र कहलाता है, ठीक है। यानी जीवित रहने के लिए हम लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वही क्या कहलाता है? परितंत्र कहलाता है। यानी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, वो होता है मेरा पारिस्थितिकी तंत्र। लेकिन यहाँ हम लोग विभिन्न क्रियाओं के द्वारा एक जीव दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, जीने के लिए एक जीव दूसरे जीवों पर यदि वह निर्भर रहता है और उसके साथ वह पारस्परिक संबंध बनाता है तो वह परितंत्र कहलाता है। अब देखो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, ऐसा विशाल क्षेत्र जहाँ पौधों और जंतुओं का संरक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध रहे, उसे हम लोग राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान उसी को कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? प्राणी उद्यान, जहाँ पर प्राणियों को स्पेशली, जैसे पर रांची में है यहाँ बिरसा जैविक उद्यान, उधर पलामू में है बेतला राष्ट्रीय नेशनल पार्क, जब भी लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ऐसा विशाल क्षेत्र जहाँ पौधे और जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे, इसे हम लोग प्राणी उद्यान कहते हैं। अब देखो जैव मंडल नीचे, उपयुक्त सामुदायिक उपयोग और प्राकृतिक पर्यावरण का आनंद उठाने के साथ ही वन्यजीव स्थलाकृति और जलाशयों हेतु सुरक्षित क्षेत्र को ही हम लोग जैव मंडल नीचे कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग जितने भी याद रखने जो शब्द आए थे वो सबको हम लोग देख लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नीचे देखे दोनों चित्रों को ध्यान पूर्वक निरीक्षण कीजिए। चित्र 1 में गंगा किनारे बसे वाराणसी शहर है, जो गंगा के तट पे एक शहर है वाराणसी, वो दिया हुआ है। चित्र 2 में देखो आप पर्वतीय शहर डलहौजी को देख सकते हैं। इन दोनों शहरों के चित्र में आप क्या अंतर पाए, इन दोनों शहरों के निवासियों की जीवन शैली में क्या अंतर है, ठीक है। तो दोनों के निवासियों का अलग अलग जीवन शैली है।
तो हम लोग देखते हैं किसी भी स्थान पर रहने वाले लोगों पर जीवन की, वहाँ की भूमि, मृदा की गुणवत्ता, जल की उपलब्धता, पेड़ पौधे आदि बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि किसी भी स्थान पे यदि जीवों का रहना है तो वहाँ की भूमि, वहाँ की मृदा, वहाँ की जलवायु, वहाँ की जल उपलब्धता, वहाँ की पेड़ पौधे पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक संसाधन न केवल किसी स्थान की जनसंख्या सुनिश्चित करते हैं बल्कि वहाँ के लोगों का खान पान, व्यवसाय, सांस्कृतिक मूल्यों को भी प्रभावित करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी तुम लोगों को बोल दिया कि किसी भी स्थान में जीवों के रहने के लिए वहाँ की जलवायु, मृदा, भूमि, पेड़ पौधे, जल, वहाँ के खान पान, रहन सहन, ये सभी पर प्रभावित होते हैं या प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए उपजाऊ मिट्टी, समतल मैदान, जल की उपलब्धता के कारण कृषि उत्तर भारत के लोगों का प्रमुख व्यवसाय बन गया। तो जैसे हम लोग जाने कि उत्तर भारत में जो गंगा के मैदानी इलाकों में किस ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होने के कारण, मैदान भी समतलीकरण होने के कारण, फिर जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण उत्तर भारत के लोगों ने क्या प्रमुख व्यवसाय कृषि को चुना। इसी कारण लोग यहाँ स्थायी जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरी ओर राजस्थान का मरुस्थलीय भाग कृषि कार्यों के लिए अनुपयुक्त है। हम लोग दूसरी ओर देखते हैं राजस्थान की ओर, जिसमें पानी की कमी है। भले वहाँ पर ज़मीन है मगर पानी की कमी, वहाँ का क्लाइमेट, ना तो सही बारिश होती है, ना ही सिंचाई की कोई व्यवस्था है, जिसके कारण, और ना ही वहाँ की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है, जिसके कारण वो कृषि कार्यों के लिए अनुपयुक्त है। अतः मरुस्थल भाग में रहने वाले लोगों का अधिकतर जनजातियाँ खानाबदोश का जीवन व्यतीत करते हैं। इसी तरह पंजाब हरियाणा के निवासी के भोजन में दुग्ध उत्पादों का प्रमुख स्थान है। हम लोग जानते हैं कि दूध उत्पादन में पंजाब हरियाणा, जिसमें पशुपालन की ज़्यादा होते हैं, तो उधर पर्याप्त मात्रा में होता है। साथ ही साथ कृषि, यानी पूरा का पूरा कृषि कार्य ही पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश ज़्यादातर होता है। वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में है, बारिश भी पर्याप्त मात्रा में होती है, कृषि योग्य ज़मीन भी है, उपजाऊ मिट्टी भी है। इन सभी को देखते हुए वहाँ की जो भौगोलिक दशा है वो भी कृषि योग्य है, जिसके कारण वहाँ स्थायी रूप से खेती की जाती है। क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ मवेशियों के लिए उपयुक्त है, किंतु समुद्र के निकट होने के कारण केरल तथा बंगाल के निवासियों का प्रमुख भोजन मछली भात है। हम ये देखते हैं कि समुद्री किनारे वाले जितने भी स्टेट होते हैं उसका प्रमुख भोजन मछली भात ही होता है। अब देखो, अतः संसाधनों की उपलब्धता लोगों की जीवन शैली में अंतर कर देता है। जहाँ जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के संसाधन उपलब्ध होते हैं वहीं उसका जीवन शैली पे कुछ न कुछ अंतर होता है। जैसे कि यहाँ बताया कि समुद्री तटीय वाले जितने भी प्रदेश होते हैं उसमें मछली का सेवन ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर मछली पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि बाकी स्टेट में वैसा नहीं। वही है, जहाँ जैसे संसाधन उपलब्धता होती है उसी के आधार पे आदमी का खान पान और जीवन शैली और रहन सहन में कुछ न कुछ चेंजमेंट होता है। प्रस्तुत अध्याय में हम मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे भूमि संसाधन। ठीक है।